अभी 2026 के महज 15 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि ए.आर. रहमान जैसे बड़े नाम पर ऐसे ऐसे खुलासे सामने आने लगे जो किसी का भी म्यूजिक इंडस्ट्री से भरोसा हिला दें। जिस इंसान को सालों तक जीनियस, ऑस्कर विनर और इंडिया का म्यूजिकल फेस कहा गया, उसी को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या उसकी सफलता सच में उसकी अपनी थी या फिर वो किसी दूसरे के काम को अपना बताकर अपने नाम के आगे चिपका कर आगे बढ़ता रहा। और भाई साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत के वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स राम गोपाल वर्मा कह रहे हैं, जो खुद भी रहमान के साथ काम कर चुके हैं। राम गोपाल वर्मा ने अपने एक इंटरव्यू में सीधा और गंभीर खुलासा करते हुए कहा कि भाई साहब, ऑस्कर जीतने वाला जो गाना था जय हो, असल में ए.आर. रहमान ने उसको कंपोज नहीं किया था। राम गोपाल वर्मा के मुताबिक ये गाना सुखविंदर सिंह ने बनाया था और रहमान ने सिर्फ अपने नाम से उसको बेचा था। మేనేజర్ ఒక 5 లక్షలు చెక్ పంపించాడు సుఖ్వీందర్కి. ఏంటి ఇది చెక్ అంటే, మీరు యువరాజ్కి ఏదో పాట చేశారంట కదా, రెహమాన్ అది వేరే వరకు అమ్మాడు, మీ షేర్ కింద 5 లక్షలు పంపమని చెప్పి అన్నాడు. ఎవరికి అమ్మాడు? స్లమ్ డాగ్ మిలియనేర్ జై హో పాట. और भाई साहब, ये एलिगेशन अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि जय हो वही गाना है जिसने रहमान को ग्लोबल स्टार बना दिया था। राम गोपाल वर्मा ने पूरा किस्सा बताते हुए कहा था कि उस समय सुभाष घई अपनी फिल्म युवराज पर काम कर रहे थे। रहमान उस फिल्म के लिए म्यूजिक दे रहे थे, लेकिन वो काम में लगातार देर कर रहे थे। सुभाष घई के पास सलमान खान और कैटरीना कैफ की डेट्स थी, सेट लगा हुआ था, लेकिन गाने नहीं थे। सुभाष घई ने रहमान को कड़ा मैसेज भेजते हुए कहा कि अगर गाने नहीं मिले तो भाई फिल्म अटक जाएगी। राम गोपाल वर्मा के मुताबिक उस समय रहमान लंदन में थे। उन्होंने कहा कि वो मुंबई आएंगे और उनसे सुखविंदर सिंह के स्टूडियो में मिलेंगे। 2 दिन बाद सुभाष घई सुखविंदर सिंह के स्टूडियो में पहुंचे। वहां सुखविंदर किसी धुन पर काम कर रहे थे और एज यूजुअल रहमान तब तक पहुंचे ही नहीं थे। जब रहमान आए तो उन्होंने सीधे सुखविंदर सिंह से पूछा कि क्या ये धुन उन्होंने बनाई है। सुखविंदर ने हाँ कहा और धुन बजा दी। और ये सुनते ही सुभाष घई भड़क गए। उन्होंने कहा कि जब वो 3 करोड़ रुपए रहमान को दे रहे हैं तो फिर सुखविंदर से काम क्यों करवा लें। और इस बात पर सुभाष घई भड़क गए। उन्होंने कहा कि भाई 3 करोड़ रुपए तो मैं रहमान को दे रहा हूं, अब रहमान मुझे गाना नहीं दे रहा, वो सुखविंदर का गाना मुझे दे रहा है, तो मैं सुखविंदर को ही पैसे नहीं दे देता, सुखविंदर से ही काम नहीं करवा लेता। राम गोपाल वर्मा के मुताबिक रहमान का जवाब इस बात पर और भी चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि आप मेरे काम के लिए नहीं, मेरे नाम के लिए मुझे पैसे दे रहे हो। उन्होंने ये भी कहा कि उनका ड्राइवर, माली या कोई भी और ये काम कर सकता है, वो सिर्फ आपको अपना नाम दे रहे हैं। మైండ్ యువర్ టంగ్ మిస్టర్ గాయ్, యు ఆర్ పేయింగ్ ఫర్ మై నేమ్, నాట్ ఫర్ మై వర్క్. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ అన్నాడు. నేనేమన్నాను, మీకు బాగుందని అడిగే, తీసుకోండి అనలేదు కదా. మీకు ఇది బాగాలేదు అంటే I will do another thing. इसके बाद राम गोपाल वर्मा के अनुसार रहमान चेन्नई चले गए। बाद में उन्होंने सुखविंदर सिंह को फोन करके कहा कि ये गाना पूरा करें और उनको ईमेल कर दें। 1 साल बाद सुखविंदर सिंह को 5 लाख रुपए का चेक भेजा गया और ये कहा गया कि ये उस गाने का हिस्सा है जिसे रहमान ने किसी को आगे बेच दिया है। राम गोपाल वर्मा ने दावा किया कि वही गाना बाद में स्लम डॉग मिलियनेयर में जय हो वाला जो गाना था ना, सबसे हिट, वो गाना बन गया। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ए.आर. रहमान पर इस प्रकार के एलिगेशंस पहली बार लग रहे हों। इनफैक्ट उन पर गाना कॉपी करने के ना जाने कितने एलिगेशंस लग चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ लोगों ने कहा कि रंग दे बसंती के लुका छुपी गाने के इंट्रो गिटार में पिंक फ्लॉयड के गाने डॉग्स जैसी टोनल सिमिलैरिटी दिखाई देती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसे साफ सुथरे तरीके से छुपाया गया है ताकि आम लोग इसे तुरंत से पकड़ ना पाए। कई एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अगर साफ तौर पर सुना जाए तो मेल साफ दिखता है। अब भाई साहब, गाना तो मैं यहाँ पर चला नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब को मिर्ची लग जाएगी, तो इसीलिए आप जो दोनों गाने हैं ना, उनको बारी बारी से YouTube पर खुद सुन लीजिए। इसी तरीके से तमिल हिट गाने चिन्ना चिन्ना एसआई को लेकर यह कहा गया कि उसकी धुन पुराने तमिल संगीत से मिलती है। रोजा रोजा पर आरोप लगे कि वो MS विश्वनाथन के गाने एन्ने विट्टाल यारुम इल्लई से बहुत मिलता है। मसक कली के शुरुआती हिस्से को लेकर यह कहा गया कि वो हॉलीवुड फिल्म फ्रेंच किस के एक सीन के बैकग्राउंड म्यूजिक से बिल्कुल मिलता जुलता है। इनफैक्ट बहुत से लोगों ने यह भी बताया कि विनय थांडी बिरवाया के गानों में माइकल जैक्सन, एकॉन और पिंक फ्लॉयड जैसे आर्टिस्ट की धुनें मिलती जुलती सुनाई देती हैं। इवन हेलो मिस्टर एथिर कांची के इंट्रो पियानो को लेकर भी कहा जाता है कि वो सीधा सीधा मेम्फिस टॉम से लिया गया है। इसके अलावा रोनी ग्रेनिक ने दावा किया कि माई माइंड इज अ स्ट्रेंजर विदाउट यू, इस गाने के बोल फ्रेंच कविता तोई से लिए गए हैं जिसे एस्थर ग्रेनिक ने लिखा था। हद तो तब हो जाती है जब ये बात सामने आती है कि ये सिर्फ 6-7 गानों के साथ नहीं है, बल्कि उनके करियर में ना जाने कितने ऐसे गाने हैं जिनकी धुन एग्जैक्टली बाहर के कई फॉरेन सॉन्ग्स के साथ मैच करती है।
देखिए, ये कहना कि रहमान ने कॉपी किया या फिर किसी और का गाना उठाकर सामने वाले को बेच दिया, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो खराब संगीतकार है। खुद कई फैंस मानते हैं कि उन्होंने बहुत स्मार्ट तरीके से इंस्पिरेशन ली है और कॉपी करने के बाद भी अपने काम को इस तरीके से पेश किया है कि वो बेहतर ही लगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, म्यूजिक इंडस्ट्री में प्रेरणा लेना कोई नई बात नहीं है। लगभग हर संगीतकार किसी ना किसी से प्रेरित होता है, लेकिन फर्क वहां पर आ जाती है जहां पर इंस्पिरेशन और नकल की लाइन पार हो जाती है। अगर धुन, स्ट्रक्चर और फीलिंग इतनी मिलती जुलती हो कि ओरिजिनल पहचान ही गायब हो जाए तो भाई सवाल उठाना लाजमी है। और ऐसे में ना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि अगर ए.आर. रहमान ने वाकई किसी और का वर्क यूज किया है तो भाई क्रेडिट क्यों नहीं दिया उसे? 5 लाख रुपए में क्यों टरका दिया है? जिस चीज से आपकी ग्लोबल पहचान बनी है उसका दाम 5 लाख रुपए है। यहाँ ये बात भी कहनी जरूरी है कि ये सब आरोप हैं, दावे हैं और बहस है, कोई कोर्ट का फैसला नहीं है। लेकिन सवाल उठाना गलत नहीं है, सवाल उठाया जाना चाहिए, वो भी खासकर तब जब एक ही नाम बार बार से विवादों में सामने आ रहा हो। महानता का मतलब ये नहीं होता कि सवाल ही ना पूछे जाएं। महानता का असली इम्तिहान सवालों के सामने खड़े होकर जवाब देने में होता है। आज मुद्दा ये नहीं है कि रहमान अच्छे संगीतकार हैं या नहीं, मुद्दा ये है कि क्या उनकी सफलता पूरी तरीके से उनकी रचनात्मकता पर खड़ी हुई थी या फिर दूसरों के काम को अपना बनाकर उनकी सफलता की एक इमेज लिखी गई है। क्योंकि जब राम गोपाल वर्मा जैसे बड़े डायरेक्टर्स ये कहते हैं कि ए.आर. रहमान ने ये कहा कि आप मेरे नाम के लिए पैसे दे रहे हो, मेरे काम के लिए नहीं, तो ये बात हल्की नहीं रहती। और शायद यही वजह है कि ए.आर. रहमान पिछले 10 साल में एक भी मेमोरेबल ट्यून नहीं दे पाए हैं।